बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज मेडिसिन में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है एनीमिया। एनीमिया की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है। और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है उसकी बेसिस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर के बोन मैरो से कितनी मतलब मैच्योर किस्म के सेल्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, बहुत से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एनीमिया आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि एनीमिया जो है वो हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड लेवल होता है वो मेल्स के अंदर अगर 11 से जो है वो कम हो जाए, 13 से जो है वो कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये एनीमिक है। और अगर फीमेल्स के अंदर 11 से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है ये एनीमिक है, ठीक है। तो एनीमिया की डेफिनेशन वाइज कहें कि तो इट इज़ अ स्टेट इन विच ब्लड लेवल ऑफ मेल इज़ लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन फीमेल इट इज़ 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर। उससे कम होगा। वैसे हमारी नॉर्मल रेंज जो है वो फीमेल्स के अंदर जो है वो 11 to 13 होती है और मेल्स के अंदर 13 to 16 होती है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज से अगर ज़रा से भी मतलब अगर लेवल नीचे जा रहा है तो वो आपको एनीमिक कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करा देता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। एनीमिया की डेफिनेशन के अंदर जो हमने बात देखी है तो वो हमने क्या देखी है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें मेल के अंदर लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो और फीमेल्स के अंदर लेस देन 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो, ठीक है। अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें सिम्टम्स कौन से होते हैं जो कि पेशेंट हमें बताता है और साइंस कौन से होते हैं जो कि डॉक्टर या दूसरा इंडिविजुअल जो है वो ऑब्जर्व कर सकता होता है। तो हम लोग साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास साइंस जो है वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक होते हैं और एक नॉन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई बॉडी के अंदर और कोई बीमारी चल रही है या जहाँ पे हमारे पास आरबीसीज या बोन मैरो कहीं पे भी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है जिसके प्रॉपरली अगर फंक्शनिंग नहीं हो रही तो उसकी वजह से अगर हमारे पास एनीमिया आ रहा है तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। जबकि नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास और डिफरेंट जो हैं वो साइंस आ जाते हैं। तो साइंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास है स्पेसिफिक और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक जो हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला साइन सिम्टम्स है ना वो हमारे पास आ जाता है जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस की वजह से और जॉन्डिस जो है वो हमारे पास किस कंडीशन में आता है जब हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। मतलब देखें जॉन्डिस की वजह से कौन सी वाली एनीमिया की टाइप आ गई, हीमोलिटिक आ गई। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं बोन डिफॉर्मिटी, वो हमारे पास जो है बोन डिफॉर्मिटी वाली जो कंडीशन है उसकी वजह से हमारे पास क्या थैलेसीमिया मेजर की जो है वो कंप्लेन आ जाएगी। लेग अल्सर्स अगर हमारे पास डेवलप हो गए तो वो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो है वो कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिकली एक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं तो इसलिए हम इनको स्पेसिफिक साइंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्वाइलोनेशिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो नेल्स होते हैं ना वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं। मतलब अभी तो हमारे नेल्स की यूं करके शेप होती है ना तो वो यूं करके स्पून शेप्ड हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं क्वाइलोनेशिया, ठीक है। अच्छा, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस के बाद हमारे पास दूसरी जो कंडीशन आ जाती है वो है हमारे पास बोन डिफॉर्मिटी, फॉर्मिटीज़। तीसरी हमारे पास कंडीशन आ जाती है क्वाइलोनेशिया और चौथी हमारे पास आ जाती है लेग अल्सर्स, ठीक है जी। जॉन्डिस हमारे पास जो है वो किसके हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से, बोन डिफॉर्मिटीज़ जो है वो हमारे पास किस वजह से आ रही हैं, वो हमारे पास आ रही हैं थैलेसीमिया मेजर की वजह से। क्वाइलोनेशिया ब्रिटल कैरियो स्पून शेप नेल्स जो है वो हमारे पास किस वजह से आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। और लेग अल्सर जो है वो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की वजह से। मतलब अगर बंदे को सिकल सेल एनीमिया है
तो उसका साइन हमें क्या मिलेगा कि उसके लेग अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे। तो हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये बंदा जो है वो सिकल सेल एनीमिया से जो है वो क्या कहते हैं गुजर रहा है। ठीक है, अब नॉन स्पेसिफिक के ऊपर आ जाते हैं। तो वो उसमें हमारे पास सबसे पहला पेलर स्किन आ जाती है जो येलोइश टाइप सी अपीयरेंस देती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कंजक्टाइवा आ जाता है, टैकीकार्डिया आ जाता है, टैकीकार्डिया। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एंकल एडीमा है, हाई वॉल्यूम पल्स है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक साइंस आ गए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स है हमारे पास कौन से, जो पेशेंट हमें बताता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेथार्जिक हूँ, बहुत ज़्यादा उसे हर वक्त हेडेक रहती है पेशेंट को, और पेशेंट जो है वो अपनी किसी भी एक्टिविटी के अंदर उसका दिल नहीं लगता, जल्दी से वो थक जाता है, कोई भी काम उसे कहें तो। और बहुत सी ऐसी कंडीशन भी होती है कि कहीं पे उसे अगर एफर्ट लगानी पड़ जाए तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी हो सकते हैं, यानी कि उसको मतलब नॉर्मल हार्ट अटैक, प्रॉपर वाला हार्ट अटैक नहीं, बट अंजाइना का अटैक जो है वो लाजमी हो जाता है अगर उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्लड एनीमिया उस पेशेंट को, ठीक है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो जिसकी वजह से उसकी अगर उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसके एक्स्ट्रा एफर्ट करवाने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही सेल्स को, और वो सेल्स जो है वो हार्ट के सेल्स मेजॉरिटी अंजाइना की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास आ जाती है सबसे पहले फटीग, दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है फेंटनेस, फिर हेडेक, रेस्टलेसनेस भी आ जाती है इसमें, ब्रेथलेसनेस भी आ जाती है, पैल्पिटेशंस भी आ जाती हैं। ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस और उसके अलावा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आ गए हैं एनीमिया के। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एनीमिया बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया है, उसके अलावा एसेप्टिक एनीमिया है, और टिपिकल एनीमिया आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया आ जाता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया आ जाता है, बहुत सारी टाइप्स हैं। उन टाइप्स के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो मेजॉरिटी यही होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आधा जो है वो किसी एक में कम हो जाता है या किसी एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा सिवियर तौर पे जो है वो अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन मेजर साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो फॉल कर रहे होते हैं, इन्हीं जो यहाँ पे लिखी है इन्हीं में से जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एनीमिया का पेशेंट जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉज है कि एनीमिया का कॉज क्या है, दूसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिस के ऊपर होता है। अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आ जाता है, या रेड ब्लड सेल्स का साइज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ओवल शेप नहीं है, मून शेप आ गया है, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो टाइप्स बन जाती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, दूसरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
ओके, क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉज और दूसरी है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कॉज है ना, तो कॉज में सबसे पहली जो हमारे पास कॉज आ सकती है ना, वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उससे कम जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है आरबीसीज की, लेस है, तो लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि ब्लड लॉस अनीमिया, ठीक है। ब्लड लॉस अनीमिया का क्या मतलब है कि आपका ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, ब्लड लॉस अनीमिया। अब इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो एक्यूट है जैसे कि हेमरेज हो गया है कहीं पे, ठीक है, या फिर हमारे पास क्रॉनिक आ जाती है। क्रॉनिक का मतलब है कि आपका कहीं से ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूसली हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा हो। ये ज़्यादातर हमें कहाँ से होते हैं, जब जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जीआईटी ब्लीडिंग तो हमारे पास क्रॉनिक केसेस में चले जाता है। तो ये हमारे पास ब्लड वेन्स में तो नहीं है, वेसल्स में तो नहीं है, आपकी इर्द गिर्द की स्पेसिस के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे पास ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर आ जाता है। तीसरी हमारे पास होती है कि ब्रेक डाउन या डिस्ट्रक्शन हो जाए आपके ब्लड की, तो उसे हम कहते हैं हीमोलिसिस। ये तीनों कंडीशन हो जाएं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कॉज वाली क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी, तो उसमें हमारे पास माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक एनीमिया आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोसिटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं अनीमिया की। अब हम लोग माइक्रोसिटिक की बात करें अगर, कि माइक्रोसिटिक जो हमारे पास अनीमिया होता है उसके अंदर क्या होती है हमारे पास कॉजेज़, तो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी जो होती है ना, वो मेन कॉज होती है हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया की, ठीक है। इनके अंदर तो मैंने बता दिया ना कि लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज आपके कहाँ पे बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर वहीं से ही जो है वो क्या कहते हैं आरबीसीज जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लड लेवल जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ये वाली कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। ब्लड लॉस एनीमिया मैंने बता दिया, एक्यूट हेमरेज कहीं पे हो जाए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लड लॉस हो जाए, तो वो हमारे पास एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर कैटेगरी में चला जाता है। और अगर आपकी जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा, तो वो भी हमारे पास क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया की कैटेगरी। हीमोलिसिस आपकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, या कोई भी आपकी बॉडी जो है वो आपके ब्लड के ऊपर अटैक कर दे, अगेंस्ट द बॉडी आपके जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है वहाँ पे, या कोई भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर सकता है, तो उस वजह से हमारे पास जो है वो हीमोलिसिस जो है वो हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो हमारे पास किस वजह से होता है, इसकी कॉज जो है वो हमारे पास क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उसके अलावा थैलेसीमिया माइनर, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, लेड पॉइजनिंग एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो उसकी जैसे एनीमिया चल रहा हो, तो उस वजह से हमारे पास जो है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब कॉज क्या है इसकी, सबसे बड़ी जो इसकी कॉज है ना वो हमारे पास है पुअर इनटेक। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, तो आयरन की कमी है हमारे अंदर। आयरन जिन चीज़ों से हमें मिलता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, हम उनका इंटेक जो है वो कम कर रहे हैं, या फिर हम फूड ही ओवरऑल जो है वो बहुत लेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो गया है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल आयरन अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं सही तरीके से हो पा रही, या फिर जो एंजाइम्स उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, या वो एंजाइम्स किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो प्रॉपर काम
कर नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शन होगी। तो लेस एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हमें ये डेवलप हो सकता है। उसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, एक चीज़ है उसकी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसकी डिमांड आगे जो है सेल के पास वो ज़्यादा है, तो उस वजह से भी हमारे पास ये माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लड लॉस फ्रॉम एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, अगर आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ज़्यादा जो है वो मेंस्ट्रुएशन चल रही है विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस वजह से भी हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात अगर हम कर लें तो ये क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स पहले बताए थे वो डिस्क्राइब्ड एज अर्लियर हैं, कि जैसे वो सारे फीचर्स हैं, फटीग है, ब्रेथलेसनेस है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी क्लिनिकल फीचर्स वैसे होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया है ना, इसके अंदर जो आएगी, इसके अंदर हमारे पास नेल्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर के अंदर चेंजेस, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, ब्रिटल ही हमारे हेयर हो जाएंगे, और उसके अलावा आपका जो टंग है उसके पेपिला जो है वो भी जो है वो इससे डैमेज होंगे। ठीक है, डायग्नोसिस जो है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, सारी उसकी पूछते हैं कि क्या क्या उसको साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं एंड ऑल दैट, उसकी ओवरऑल हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसकी आइज़ को देखेंगे, उसके नेल्स को देखेंगे, और उसके पल्स को देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसकी हार्ट बीट को देखेंगे, ये हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये जो चीज़ आती है वो ब्लड आता है, क्योंकि अब ब्लड सैंपल लेके ब्लड का जो है वो ब्लड सीपी लेंगे, तो उसके अंदर हमें सारी की सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके ब्लड में किस किस चीज़ की जो है ब्लड काउंट में, टोटल ब्लड काउंट में किस किस चीज़ की जो है वो डेफिशिएंसी है या क्या क्या मसले आ रहे हैं। ठीक है, फिर उस वो मसले को हम लोग रिलेट करेंगे कि ये मसला जो है वो किस वजह से आ सकता है। फिर इस तरह जो है वो हम अनीमिया तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि येलो आइज़ जो है वो जॉन्डिस में भी होती हैं और अनीमिया की कंडीशन में भी होती हैं। आपकी स्किन जो है पेल जो है वो जॉन्डिस की कंडीशन में भी आती है। तो ये आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं कि आपने साइन एंड सिम्टम्स तो बहुत सी बीमारियों के एक जैसे होते हैं, आपने पिन पॉइंट करना होता है कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है, तो उस बेसिस के ऊपर आप लोग जो हैं वो डायग्नोज करते हैं सही, और फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड सीपी आ जाएगा, सीरम जो है उसका एनालिसिस आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास सीरम फेरेटिन, फेरेटिन मींस आयरन। ठीक है, तो सीरम का आयरन जो है वो भी आपने एनालिसिस करवाना है कि इसके ब्लड के अंदर जो है सीरम के अंदर आयरन जो है वो कितनी मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा सीरम आयरन एंड बाइंडिंग कैपेबिलिटी, कि अगर आयरन नॉर्मल है तो क्या वो बाइंड हो रहा है प्रॉपरली हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर वो ऑक्सीजन को बाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने देखनी होती हैं। बाद औक़ात बॉडी के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे उन्होंने जाके एक्ट करना होता है अपने टारगेट सेल्स पे, वहाँ पे पहुँच के वो काम करना जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो उस वजह से भी हमारे पास जो है बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जो हम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं कि बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, कि बोन मैरो जो है वो प्रॉपर्ली ब्लड बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बोन मैरो कोई कैंसर कार्सिनोमा डेवलप हुआ है या बोन मैरो जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, बोन मैरो के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग आई हुई है जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल्स या और सारे जो सेल्स हैं उनको बना नहीं पा रहा सही तरीके से। ठीक है, उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, ये भी हम लोग जो है वो उसके एग्जामिनेशन के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो डालते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहली बात है कि उसकी जो कॉज है ना उसको ट्रीट करें। अगर कॉज ट्रीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ही सही हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन रिप्लेसमेंट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास दो है। फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी के अंदर वो वाली आयरन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, तो हो सकता है वो वाला आयरन जो है वो उसकी बॉडी को सूट ना कर रहा हो और उसको क्या कहते हैं एनीमिया की तरफ बार बार लेके जा रहा हो, तो उसकी आयरन रिप्लेसमेंट जो है वो हम लोग थेरेपी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप की एनीमिया आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो हमारे पास दो तरीके से होता है, या तो ये इनहेरिटेड होगा या फिर हमारे पास एक्वायर्ड होगा। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया
ठीक है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की जहाँ तक बात है, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना वो हमारे पास दो तरह का होता है, या तो ये हमारे पास इनहेरिटेड होगा या फिर ये हमारे पास एक्वायर्ड होगा। और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब क्या क्या इसके अंदर जो है वो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिस्ट इरिथ्रोपोइसिस होता है, उसके अलावा इनएबिलिटी ऑफ आयरन यूटिलाइजेशन होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास इनहेरिटेड भी होता है, और इनहेरिटेड मतलब जीन्स में हमें मिलता है, और एक्वायर्ड भी होता है। ये हमारे पास जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, ये हमारे पास जो है वो एक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि फीमेल से जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर डिस एरिथ्रोपोइसिस होगा, उसके अलावा इनएबिलिटी ऑफ आयरन यूटिलाइजेशन, ठीक है। और तीसरी क्या चीज़ होती है इसके अंदर कि ये हमारे पास आयरन रिंग्स बनाता है। अब क्या होता है हमारे पास कि ना बॉडी के अंदर आयरन जो है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसकी सेकंड मैंने बताया ना इनएबिलिटी ऑफ आयरन यूटिलाइजेशन, आयरन जो है वो प्रॉपर्ली अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है वो इर्द गिर्द के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। खासतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बोन मैरो जो है वो उसको टारगेट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर जो है ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। फिर जब हम लोग इसका मतलब वो करते हैं एनालिसिस करवाते हैं बोन मैरो का, तो उसके अंदर बोन मैरो के अंदर हमें रिंग्स, आयरन रिंग्स जो हैं वो मिलते हैं, और वो हम लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये जो है ये हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर हमें आयरन रिंग्स मिलेंगे बोन मैरो के अंदर, तो उस वजह से हमें ये आयरन रिंग्स जो है वो फॉर्म्ड हुए हुए नज़र आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने कॉजेज़ की बात की कि ये इनहेरिटेड भी होता है और एक्वायर्ड भी होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेड के अंदर कॉज की बात करें तो इनहेरिटेड भी है और एक्वायर्ड भी है। इनहेरिटेड में मैंने बताया आपको एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फीमेल्स से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। एक्वायर्ड की जहाँ तक बात है, तो एक्वायर्ड हमारे पास दो तरीके से होता है, या तो ये प्राइमरी हमारे पास रीज़न होगी या फिर सेकेंडरी। तो एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी जो हमारे पास इसकी कॉज है ना वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, उस माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो इसकी वन ऑफ द कॉज होती है, ठीक है। वन वो इसकी प्राइमरी कॉज है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी कॉज में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडरी कॉज के अंदर हमारे पास ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, लैग टॉक्सिसिटी और कार्सिनोमा। सेकेंडरी में हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स जो हैं, कुछ हो सकता है किसी किस्म के ड्रग्स वो लेता हो, या हम लोग जो उसे मेडिकेशन दी हुई है उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से हमारे पास जो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो गया। उसके अलावा वो अल्कोहल यूज़र हो और अल्कोहल अब्यूज़ करता हो, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है उसका अल्कोहल इंटेक हो। इसके अलावा कार्सिनोमा कोई डेवलप हो उसे। उसके अलावा लेड टॉक्सिसिटी जो है वो भी हमारे पास सेकेंडरी कॉज आ जाती है एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो मैंने आप लोगों को बताया ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगी उसका सबसे बेस्ट डायग्नोसिस जो है वो हम ब्लड के थ्रू ही ले सकते हैं, ठीक है। हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड कल्चर कुछ भी हमने लेना है और उसको हम लोगों ने जो है वो लैब के अंदर भेज देना है, और वहाँ पे उसके अंदर एनालिसिस उसका करके उसका हम सारी की सारी जो हमें डॉक्यूमेंटेशन है वो सामने आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें डेफिशिएंट हैं और कौन कौन सी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं अपनी नॉर्मल लिमिट से। तो इसके अंदर हम लोग ब्लड फिल्म ले सकते हैं, बोन मैरो ले सकते हैं, उसके अलावा सीरम आयरन एंड ट्रांसफेरिन जो एनालिसिस होता है वो करवा सकते हैं,
और सैचुरेशन लेवल जो है वो हम लोग देखते हैं तो वो हमारे पास ज़्यादातर हाई आ रहा होता है यहाँ पे। मैनेजमेंट जो है वो इसकी यही है कि हम इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा विड्रॉल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल के, अगर वो कोई मेडिकेशन पे है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम उस ड्रग को जो है वो विड्रॉ करा लेंगे या फिर अल्कोहल का इंटेक उसका जो है कट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अनीमिया का इंट्रोडक्शन था। इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।